Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 की सीरीज चल रही है। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था कि रिंग क्या चीज़ होती है, उसके एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी सारे करवा दिए थे। आज मैं आपको नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगी। पहली है जीरो डिवाइज़र, दूसरा फील्ड और तीसरा इंटीग्रल डोमेन। इनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड थ्योरम्स हम देखेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, सबसे पहले आ जाइए आप, एक सेकेंड, जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देखते हैं ना। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जीरो डिवाइजर का क्या मीनिंग होता है। देखो बेटा, अगर मेरे पास आर प्लस डॉट एक कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है और कोई भी मैंने एक एलिमेंट लिया, एक मिनट, थोड़ा सा हट गया ये। देखो, मेरे पास कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। अब आपको पता है कि रिंग अगर है तो उसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आर नॉन एम्प्टी सेट है, और प्लस और डॉट उसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड ऑपरेशन डॉट होल्ड्स इन आर। ठीक है, मैंने इसका कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन में दो एलिमेंट होने चाहिए। मैंने कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया ए, इसको मैं जीरो डिवाइजर कब बोलूंगी? जब एक और नॉन जीरो एलिमेंट मुझे मिलेगा बी, बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए और बी दोनों नॉन जीरो है, बट उनको मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। दोबारा से सुनिए, जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है कि हमने दो एलिमेंट लिए, ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर, दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हैं, बट जब उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया ना तो वो दोनों जीरो आ गए। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो सेकंड वाला ऑपरेशन है, जब हमने इन दोनों के ऊपर वो लगाया तो वो जीरो आ गया। मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाए। ऐसा कब होता है? आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर ये चीज होल्ड करती है। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है ना। तो मैट्रिसेस की अगर मैं रिंग लूंगी ना, 2x2 मैट्रिसेस भी रिंग बनाते हैं। अगर मैं 2x2 मैट्रिसेस की रिंग लूंगी ना, तो उसमें दो नॉन जीरो मैट्रिसेस लेंगे तो वो मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है जीरो दे देता है। तो इसका मतलब मैट्रिसेस के पास जीरो डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी जीरो डिवाइजर वर्ड आ जाए आप समझ लेना दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो मिल रहा है तो वो जीरो डिवाइजर्स है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे इंटीग्रल डोमेन। देखो बेटा, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी आ गई? एक तो रिंग बन गया, रिंग या तो शुरू की 8 प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन विद कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करती है। तो 10 प्रॉपर्टी तो इसी लाइन में आ गई, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, विच इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, मतलब उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिंग को हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो सुन लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टी है इंटीग्रल डोमेन के पास, कि वो कॉम्यूटेटिव है, वो रिंग है, वो उसके पास यूनिटी है, और वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स है, उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम उसे बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो हमें क्या पता चला कि कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी, उसके अंदर मान लो अगर कोई एलिमेंट बी जो है, सॉरी, अगर उसमें ए बी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है अगर जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। ठीक है ना, यही हो गया ना फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। मतलब अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो कोई एक दोनों में से जरूर जीरो होना चाहिए, ऐसा तभी हो सकता है। तो इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल्स हो गए बेटा रियल नंबर्स, z मतलब इंटीजर्स, इस z का मतलब होता है इंटीजर्स, r का मतलब रियल्स, ठीक है, q का मतलब रैशनल्स, c का मतलब कॉम्प्लेक्स। ये सब इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब आगे चलिए, और ये सब इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन से मैं आगे चल के आपको फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स भी दूंगी। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए रिंग का जिसमें हमें जीरो डिवाइजर दिखाई दे। जीरो डिवाइजर हो मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मिले, इसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर। तो ऐसा कोई रिंग का एग्जाम्पल दो जिसके अंदर दो एलिमेंट्स को
दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मिल जाए। मैंने बताया कि ऐसी ताकत किसके पास थी, मैट्रिसेस। और दूसरा भी आपको चल के आगे दिखाऊंगी कि मॉड्यूलो वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उनमें मिल जाता है, बट उसमें प्राइम नंबर पे मॉड्यूलो नहीं बनना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। ओवर इंटीजर का मतलब है कि जो 2x2 मैट्रिक्स आप बनाएंगे उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज लेंगे वो आप इंटीजर एंट्रीज लेंगे, ठीक है। उसको हमने यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन और यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशंस अगर आप लेते हैं तो वो रिंग बना देता है। सब बच्चे इसको प्रूव करना कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स with respect to usual matrix multiplication and matrix addition forms a ring, ठीक है। बड़ी वाली जिसमें 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन है, और दूसरी वाली आपका जो दूसरी ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेनी है, ठीक है। मुझे शो करना है कि इसके पास जीरो डिवाइजर है। अगर जीरो डिवाइजर है इसका मतलब मुझे क्या शो करना है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं, बट जब उनको मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो दे रहे हैं। तो मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स लिए, ये देखो ए मैट्रिक्स लिया और बी मैट्रिक्स लिया। ए और बी दोनों के पास एक एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ये देखो इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हो गए, ठीक है। 2x2 ऑर्डर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए और उनको मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। इसका मतलब इट हैज जीरो डिवाइजर्स, और अगर जीरो डिवाइजर होंगे तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो याद रखिए कि 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स जो हैं वो रिंग बनाते हैं, बट वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाते। इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उनके पास जीरो डिवाइजर्स आ गए, और इंटीग्रल डोमेन तो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स था, ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल। आगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज फील्ड। फील्ड के लिए ना हमेशा याद रखना आपके पास रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और ये फील्ड ऑफ रैशनल्स, ये तीन बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, रियल्स, रैशनल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जरा देखें फील्ड का क्या मीनिंग है। देखो, अ नॉन एम्प्टी सेट, जब भी कोई चीज़ बनानी है तो पहले नॉन एम्प्टी सेट, और अब क्योंकि हम दो बाइनरी ऑपरेशंस में आ गए हैं तो मैंने लिया दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और डॉट, is said to form a field if and only if the following axioms holds। देखो फील्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। देखो इसमें F प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, मतलब रिंग तक का काम तो ये भी होल्ड कराएगा। फिर देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, F माइनस ये ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखना, मतलब फील्ड के अंदर से सिर्फ जीरो को गायब कर दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट रखने हैं, और फिर उसको डॉट के साथ लेना है, वो भी एबिलियन ग्रुप बनाएगा। दोबारा से सुने, F प्लस तो एबिलियन ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा, और F डॉट भी एबिलियन ग्रुप बनाएगा, बस ये याद रखना उस F के अंदर से जीरो एलिमेंट गायब किया हुआ है, ठीक है। तो F माइनस जीरो डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड्स इन F। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज तो अभी भी आएंगे। तो देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी तो रिंग वाली ही है, सिर्फ बीच वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने कितनी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी। देखो एबिलियन ग्रुप लिखा है, तो रिंग था तो सेमी ग्रुप तक की बात थी, एबिलियन ग्रुप लिख दिया तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास यूनिटी एलिमेंट भी आएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास इनवर्स भी आएगा, और कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी। बस इसमें क्या चीज छोड़ दी मैंने कि मल्टीप्लिकेशन का जब काम कर रहे हैं तो जीरो एलिमेंट को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये थी मेरी फील्ड की प्रॉपर्टीज की, फील्ड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड कराएगा, ये फील्ड की डेफिनेशन है, ठीक कि जब भी फील्ड होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। अब ना फील्ड की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी जाती हैं, ध्यान से सुनिए। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आप खुद सोचो, रिंग बोलते के साथ F प्लस एबिलियन ग्रुप बन गया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिविटी, उसके पास जो है क्लोजर भी आ गया, और क्या आ गया सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। मैंने कॉम्यूटेटिव लिख दिया तो कॉम्यूटेटिविटी भी आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैंने विद यूनिटी लिख दिया तो यूनिटी भी आ गई। तो एबिलियन ग्रुप बनने से इसे किसने रोक रखा है अभी तक, हमें विद रिस्पेक्ट टू डॉट भी एबिलियन ग्रुप बनाना है ना, तो हमें किसने रोका, सिर्फ इनवर्स ने। तो अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो वो फील्ड बन जाता है, ठीक है।
तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सारी प्रॉपर्टीज को पोजेस कर लेता है फील्ड की, सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई थी उसके अंदर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता नहीं था कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो अगर वो भी एग्जिस्ट कर जाए तो वो फील्ड बन जाती है। वाई द वर्ड नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमने -0 लिखा हुआ है, देखो इधर f-0, मतलब जीरो के साथ भी होल्ड कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। हमने लिखा कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा मिले जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और तो आपको उसे फील्ड अगर बनाना है तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा शो करनी है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आएगा, देखो शो दैट Z6 क्या चीज है आपको पता है, मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है। Z6 मतलब इसके पास 6 एलिमेंट है, कहाँ से शुरू होंगे, 0 से शुरू होंगे और इंटीजर होंगे, तो 0 1 2 3 4 5, अगर 6 है तो 5 पे खत्म होगा, एक नंबर पहले खत्म हो जाता है। ये प्लस के ऊपर सर्कल लगा के 6 लिखना मतलब एडिशन मॉड्यूलो 6, डॉट के ऊपर सर्कल लगा के 6 लिखना मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सब बातें आपको समझा दी। आपको करना है यू हैव टू शो दैट इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, हमें शो करना है ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है एंड हैज 0 डिवाइजर्स, और इसके पास 0 डिवाइजर्स भी होते हैं। देखो अभी 0 डिवाइजर का एक एग्जाम्पल मैंने मैट्रिसेस दिया है और मैंने कहा था एक दूसरा एग्जाम्पल मॉड्यूलो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब भी 0 डिवाइजर का एग्जाम्पल बनाना है आपको तो या तो मैट्रिसेस से बनेगा या फिर ये Z6 वाले से इस टाइप से बनेगा, बट ये भी याद रखना Z के साथ यहाँ पे 6 है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर अगर लोगे Z5 लोगे तो नहीं मिलेगा 0 डिवाइजर, अदर देन प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, तब मिलेगा 0 डिवाइजर। क्लियर। शो दैट इट इज नॉट अ फील्ड, ठीक है, हमें शो करना है कि ये फील्ड नहीं बना रहा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले मैंने Z6 लिया, मुझे पहले तो यही शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और इसके पास 0 डिवाइजर है। तो देखो मैंने बताया था कि अगर फाइनाइट हो तो आपको क्या करना चाहिए, रिंग बनाने के लिए एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लो। तो मैंने ये टेबल बनाई, इसको कैलीज टेबल भी बोलते हैं या कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया आपको कि कैसे बनाते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले आप जो ऑपरेशन लगानी है, मैं पहले एडिशन के साथ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ एडिशन मॉड्यूलो 6 लिखा इस कॉर्नर पर, मैंने रो वाइज भी अपने सारे एलिमेंट ले लिए और मैंने कॉलम वाइज भी अपने सारे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब Z6 के ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाने का क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है, पहले ऐड द 2 नंबर्स, जिन भी 2 नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन लगाओ ऐड द 2 नंबर्स, फिर उन दो जो भी एडिशन करके आए डिवाइडेड बाय 6, जो ऐड करके आए उसको डिवाइड कर दो 6 से और फिर ले लीजिए रिमाइंडर, टेक द रिमाइंडर, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ऐड करने पर नंबर अगर जैसे एडिशन मॉड्यूलो 6 है, 6 से छोटा हो तो बस जो ऐड करके आया वही आंसर रह जाता है, ठीक है। तो देखो 0 + 0 0, अब 0 के साथ 1 लेंगे तो 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5। मैंने क्यों नहीं इसको डिवाइड किया 6 से, क्योंकि मैं डिवाइड करूंगी 6 से रिमाइंडर लूंगी तो यही नंबर वापस आ जाएगा। तो जब तक 6 से छोटा है तो वही नंबर वापस आ रहा है। नेक्स्ट चलो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। अब इधर देखो यहाँ पे देखिए 1 + 5 6 है, जब 6 को 6 नंबर आ गया ना तो जब तक 6 से छोटा है तो वही नंबर आ रहा है, 6 से बड़ा हो मतलब 6 या 6 से बड़ा हो जाए तो जो ऐड करके आया उसको 6 से डिवाइड करो, तो 6 1 ज़ा 6 एंड टेक द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 0 आ गया रिमाइंडर, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। आगे चलो देखो ये करो 2 + 0, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। अब 6 को फिर से डिवाइड बाय वो किया तो रिमाइंडर आ गया 0। 2 + 5 7, 7 को 6 से डिवाइड करो, ये आ गया रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2 + 5 7 आया, नंबर बड़ा आ गया था 6 से, तो आपने क्या किया उसको डिवाइड किया 6 से एंड टेक द रिमाइंडर, ठीक है। आगे चलिए 3 + 0, 3 + 1, 3 + 2 5, 3 + 3 6, तो डिवाइड बाय 6 टेक द रिमाइंडर। 3 + 4 7, बड़ा नंबर आ रहा है तो डिवाइड बाय 6 टेक द रिमाइंडर। अब यहाँ देखो क्या आएगा 3 + 5 क्या आ रहा है 8,
ठीक है, 8 बड़ा नंबर है 6 से, तो 6 से डिवाइड किया, टेक द रिमाइंडर, तो क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। ऐसे ही आगे चलो बेटा, 4 + 1 4 + 2 6 आ गया, 4 + 3 7 है तो 1 आएगा, 8 है तो 4 + 5 कितना होता है 9, 6 से डिवाइड करो तो टेक द रिमाइंडर, कितना आया 3 आ गया। ठीक है, ये भी आ जाएगा, ऐसे ही कर लो बाकी की टेबल भी फिल। हाँ, 5 + 4 9 है तो रिमाइंडर आ गया ये 1 2 3 5 और 9 है ना, क्या आएगा देखो, 5 और 4 9 है, 6 से डिवाइड 3 आएगा ना, तो 5 और 3 8, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 + 5 10 है, 10 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया आपने 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो बन गई मेरी टेबल। अब हम क्या करेंगे देखो, वी शो कि Z6 मॉड्यूलो 6 के साथ ग्रुप बनाता है, एबिलियन इज एन एबिलियन ग्रुप। कैसे शो हो जाएगा देखो, टेबल से ही सारी चीजें हो जाती हैं। देखो सबसे पहले आपने देखना है क्लोजर, देखो क्लोजर क्लियरली होल्ड्स फ्रॉम द टेबल। कैसे मैंने सिखाया था आप लोगों को, अगर याद है पहले का लेक्चर देख के आए हो तो, कैसे पता चलता है क्लोजर होल्ड कर रही है, ये देखो, जो ये आपने नंबर अभी अभी लिखे हैं टेबल के अंदर, खुद फिल किए हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं Z6 के ही हैं, इसमें कोई भी नंबर Z6 से बाहर का नहीं आया। देखो 0 1 2 3 4 5 यही नंबर आ रहे हैं। अगर Z6 से बाहर आप नहीं हुए तो ये क्लोजर होल्ड करता है। अगर मान लो Z6 से बाहर का कोई एलिमेंट आ जाता तो आपकी क्लोजर होल्ड नहीं करती। ठीक है, अब रही बात एसोसिएटिविटी की, तो मैंने आपको सिखाया कि एसोसिएटिविटी में आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। तो देखो ए बी सी मैंने 3 एलिमेंट लिए, Z6 के ए बी सी 3 एलिमेंट Z6 के लिए, इनके अंदर एडिशन का साइन लगाया। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 6 का साइन लगाया, जो ऑपरेशन है, बीच में इक्वालिटी, और मैंने बताया एसोसिएटिविटी कहती है कि यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तो किसी भी साइड ब्रैकेट लगा दो, A + B पे लगा दो या B + C पे लगा दो। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा अब, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे देखनी सिखाई थी आपको, मैंने कहा था आपको कि इधर देखो, ये जो नंबर थे आपके कॉलम साइड पे आपने लिखे थे 0 1 2 3 4 5, अंदर देखो टेबल में ये एज इट इज कहाँ अपीयर हो रहे हैं, इसी ऑर्डर में देखो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। ये देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये नंबर एज इट इज अपीयर हो गए। तो इन सब के ऊपर जो कॉलम हेड होगा, ये जहां पे मेरी पेंसिल है, जहां पे ये एलिमेंट एज इट इज अपीयर हुआ, उन सब के ऊपर का जो कॉलम हेड है वो आइडेंटिटी है। तो मैंने लिखा 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जो पहली वाली ऑपरेशन है उसके लिए हम एडिटिव वर्ड यूज करते हैं, दूसरी ऑपरेशन जो होती है मल्टीप्लिकेशन वाली उसके लिए मल्टीप्लिकेशन। अब लिखने इनवर्स, मैंने क्या सिखाया आपको, इनवर्स कैसे लिखते हैं। ये देखो सबसे पहले आप हर रो के अंदर, ये देखो हर रो के अंदर जो आइडेंटिटी आई है ना उसे मार्क कर लो, यानी कि 0 को मार्क कर लो, जो आपकी आइडेंटिटी आएगी हर रो के अंदर। सेकेंड रो में ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, अब इनवर्स कैसे लिखना है, देखो 0 का इनवर्स लिखना है ना, तो 0 वाली रो के अंदर देखो सर्कल कहाँ किया है आपने, यही है ना रेड कलर का सर्कल मेरा, मतलब मैंने यहाँ पे, तो इसके ऊपर का कॉलम हेड उठा लो, तो क्या है 0, तो 0 का इनवर्स आएगा 0। अब 1 पे आओ, 1 के सामने चलो, 1 की रो में चलेंगे तो देखेंगे हमने सर्कल कहाँ किया है, हमने यहाँ पे सर्कल किया है, यहाँ सर्कल किया है ना, तो इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो क्या है, इसके ऊपर का कॉलम हेड है 5, तो 1 का इनवर्स आ गया बच्चों 5। ठीक है, अब 2 का इनवर्स निकालेंगे, देखो 2 है यहाँ पे, 2 वाली रो में चलो, 2 की रो में हम चलते गए हमारे को कहाँ पे सर्कल मिला, 0 के ऊपर हमने जो सर्कल किया था यहाँ पे मिला ना, इसके ऊपर वाला कॉलम हेड देखो क्या है 4, तो 2 का इनवर्स आएगा 4। ठीक है, 3 का देखना है, ये लो 3, देखो 3 वाले रो के अंदर चलते जाओ, देखो कि कहाँ पर आइडेंटिटी है, यही थी ना 0, इसके ऊपर देखो कौन सा कॉलम हेड है 3, तो 3 का इनवर्स हो गया 3। ठीक है, 4 में देखो बेटा, 4 की रो में चलो, 4 की रो में चलोगे तो सबसे लास्ट आपको जो 0 मिला वो यहाँ मिला है, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो, जैसे जैसे मेरी पेंसिल जा रही है ऐसे देखते जाना, इसके ऊपर का कॉलम हेड है 2, तो 4 का इनवर्स मिला मुझे 2। ऐसे ही 5 का इनवर्स ढूंढो, देखो 5 वाली रो में चलने लगे तो हमें 0 मिला यहाँ पर, इसके ऊपर का कॉलम हेड देखो क्या है 1, तो 5 का इनवर्स आ गया 1। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब लो कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एबिलियन ग्रुप बनाना है।
विद एडिशन। देखो मैंने कॉम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन टेबल या ये कंपोजिशन टेबल से देखनी कैसे सिखाई थी। मैंने कहा था पहले डायगोनल को मार्क कर लो, डायगोनल यही होगा 1 1 2 2 पोजीशन 3 3 4 4 और 5। देयर शुड बी अ सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल। देखो जैसे फर्स्ट रो ऐसे ही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ये देखो जहां मेरी पेंसिल जा रही है, फर्स्ट रो है 0 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट कॉलम क्या है 0 1 2 3 4 5। ऐसे सेकेंड रो देखो 2 3 4 5 0, नीचे क्या है 2 3 4 5 0, सेकेंड रो मैचेस विद द सेकेंड कॉलम। थर्ड में देखो थर्ड रो मैचेस विद द थर्ड कॉलम। देखो 4 5 0 1 4 5 0 1, ठीक है। ऐसे 0 1 2 0 1 2, मतलब आप इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे ना मैट्रिक्स का, तो सेम मैट्रिक्स वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मैच हो जाएगी, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, एंड सो ऑन। तो सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स, ठीक है, मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है। तो मुझे यहाँ तक तो पता चला कि Z6 है, सॉरी Z6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब मैं शो करूंगी कि मेरे को कॉम्यूटेटिव रिंग बनानी है ना, तो मेरे को देखो मुझे ये शो करना है कि ये जो है फील्ड नहीं बनाता ना, ठीक है। तो Z6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 इज अ सेमी ग्रुप। पहले तो मैं ये शो कर दूं, ठीक है। देखो तो अब मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाना है आपको, तो इसकी टेबल बनाओ 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 करो। देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको। देखो 0 0 0 0 0, ऐसे 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 आया ना, ये तो इसको 6 नंबर आ गया, तो आप मतलब 6 या 6 से बड़ा नंबर आएगा तो डिवाइड करेंगे। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, नाउ यू डिवाइड इट बाय 6 एंड टेक द रिमाइंडर। तो देखो 6 है, इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 4 ज़ा 8, 8 को 6 से डिवाइड करोगे आप, क्योंकि नंबर बड़ा आ रहा है तो मेरे पास रिमाइंडर लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 5 ज़ा 10 है, 10 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 4। ऐसे 3 0 ज़ा 0, ये बच्चों फिल कर लेना। 3 2 ज़ा 6 है, 3 3 ज़ा 9 है, तो रिमाइंडर आ गया 6। 3 4 ज़ा 12 है, अब देखो 12 तो 6 का ही मल्टीपल है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 6 से, टेक द रिमाइंडर, आपको मिल गया 0। 3 5 ज़ा 15 है, अब 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12, आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। क्लियर हो रही है बच्चों बात यहाँ तक? ऐसे ही देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 है, डिवाइड किया 0, 4 4 ज़ा 16 है, तो 6 2 ज़ा 12 और 4 4 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 और 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप फिल कर लेना, 5 1 ज़ा 5, 4 3 2 1। अब आप देखो क्लोजर होल्ड्स क्लियरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 बाय द टेबल। क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर आपको सिर्फ Z6 के ही एलिमेंट दिखाई दे, सॉरी Z6 के ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, इससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड कराता है, ठीक है, सॉरी क्लोजर होल्ड कराता है। एसोसिएटिविटी के लिए आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो लिख सकते हो, देखो A B और C 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही नंबर वापस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ जाने से मुझे ये तो पता चल गया कि Z6 अब एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के साथ रिंग बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि रिंग के लिए दो प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप वाली जो थी मल्टीप्लिकेशन के साथ, और 5 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की होनी चाहिए, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया। तो मेरा रिंग तक का काम तो बेटा ख़त्म हो गया, ठीक है। मुझे तो अभी कॉम्यूटेटिव रिंग बनानी है,
ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग कैसे बनेगी? देखो, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए ज़रूरी है कि सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल हो। तो आप देखो, इसका जो डायगोनल है वो ये होगा, ये है ना। आप देखो, फर्स्ट रो मैचेस विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मैचेस विद द सेकंड कॉलम। देखो, फर्स्ट रो है 0 0 0, फर्स्ट कॉलम भी 0 0। सेकंड रो है आपकी 1 2 3 4 5, सेकंड कॉलम भी 1 2 3 4 5। थर्ड देखो 4 0 2 4, 4 0 2 4। फोर्थ वाले में देखो 3 0 3 3 0 3, फिर 4 2 4 2। ठीक है, तो सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल ensures commutativity with respect to multiplication मॉड्यूलो 6। तो मेरी ये कॉम्यूटेटिव रिंग बन गई। अब यूनिटी की बात कर लें। यूनिटी की बात करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कैसे सिखाया है यूनिटी कैसे मिलती है, कि ये देखो, ये जो 0 1 2 3 4 5 है ना, इन्हें देखो कहाँ पर ये एज इट इज अपीयर हो रहे हैं टेबल में। देखो 0 1 2 3 4 5, देखो कहाँ पे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5। देखो मैं सर्कल भी कर देती हूँ, एज इट इज अपीयर हो गए यहाँ पे। इसके ऊपर वाला कॉलम हेड ये 1, ये 1 बना यूनिटी, तो 1 इज द यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी भी मिल गई, तो ये बन गई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो मैं लिख देती हूँ Z6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब बात करनी है कि इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, नाउ वी या इट इज नाउ वी शो, हमें क्या करना था, जीरो डिवाइजर शो करने थे या नहीं करने थे? नाउ वी शो दैट it has zero divisor, it has zero divisor। जीरो डिवाइजर का मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आए। देखो टेबल में, देखो टेबल में जीरो कहाँ कहाँ पर है, ये देखो यहीं देख लो, ये है जीरो आ रहा है यहाँ पे, ये देखो इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, कितने सारे जीरो आ रहे हैं। तो ये किसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं? देखो इधर से 3 लिया है और ऊपर से 2 लिया है, तो 3 और 2 इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? देखो 3 2 जा 6, अब 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर लिया तो आपके पास आया 0। तो इसका मतलब 3 और 2 बिलोंग, 3 बिलोंग्स टू Z6, 2 बिलोंग टू Z6, 3 एंड 2 बोथ आर नॉन जीरो, बट उनका जो प्रोडक्ट आया, जो उनका प्रोडक्ट आया वो 0 आ गया। तो इसका मतलब इसके पास Z6 हैज जीरो डिवाइजर। एक भी पेयर मिल जाए, सारे जरूरी नहीं है, एक भी पेयर मिल जाए तो उसके पास जीरो डिवाइजर बन गया। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये देखो इधर वाले से 2 इधर से लिया, 3 ऊपर से लिया, 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है, 3 और 4 से भी मिल रहा है आपको, यहाँ देखो 4 और 3 से भी मिल रहा है। तो बहुत सारे जीरो डिवाइजर्स इसके पास हैं। तो अगर Z6 के पास जीरो डिवाइजर्स हैं तो Z6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा क्योंकि इंटीग्रल डोमेन इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब मैं शो करती हूं, नाउ वी शो दैट कि Z6 इज नॉट अ फील्ड। ठीक है, Z6 इज नॉट अ फील्ड। देखो बेटा, ये फील्ड नहीं होनी चाहिए। फील्ड का मतलब, अब इसके अंदर देखो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो बन गई थी, अब मुझे शो करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये शो करना है। मैं MI लिख रही हूं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखो नॉन जीरो एलिमेंट की बात हो रही है, जीरो एलिमेंट की नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, यूनिटी तो थी इसके पास ना, मैं थोड़ा क्लीन कर लूं इसको। ये देखो, देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले यूनिटी को मार्क करते हैं। आपको पता है इनवर्स निकालना है तो पहले यूनिटी को मार्क कर लो। अब देखो थोड़ी देर के लिए ये जीरो वाला कॉलम छोड़ देना, क्योंकि आपको नॉन जीरो एलिमेंट के लिए बनाना है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। सबसे पहले यूनिटी मार्क करो। यूनिटी इसमें निकली क्या थी मेरी? 1 निकली थी ना, पहले 1 को मार्क कर लो सब जगह पे। ये थोड़ा क्लीन कर दूं इसको इसी टेबल में। 1 को मार्क करिए, देखिए 1, हर रो के अंदर 1 को मार्क कर लो, जहां जहां पे भी आपको दिख रहा है। तो मुझे तो बस 2 ही जगह दिखा,
इसका मतलब इन दो का इन्वर्स आ रहा होगा। देखो 1 की रो में चलेंगे, उस यहाँ पर 1 मिला सर्कल में, इसके ऊपर वाला कॉलम हेड क्या है 1, तो 1 का इन्वर्स आ गया 1। अब इधर देखो 5 है, 5 की रो में चलेंगे, मुझे 1 मिला यहाँ पर, 1 के ऊपर कॉलम हेड है 5, तो 5 का इन्वर्स हुआ 5। तो मैं जरा ये लिख दूं पहले, तो देखो 1 का इन्वर्स 1 मिला और 5 का इन्वर्स 5 मिला। बाकी कहीं पर भी मुझे इन्वर्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखो 2 के अंदर चले, 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा, तो 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2 की रो में मुझे कहीं पे भी 1 नहीं मिल रहा, 3 की रो में भी नहीं मिल रहा, 4 की रो में भी नहीं मिल रहा, तो 2, 3 और 4 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ 2, 3 एंड 4। इसका मतलब इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, तो इसका मतलब ये जो आपका Z6 था with respect to addition and multiplication modulo is not a field। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनी, इसके पास जीरो डिवाइजर्स भी आए, बट ये फील्ड नहीं बना पाया आपका। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ना एक रिमार्क यहाँ लिखवा देती हूँ कि ZP विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो P एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो P अगर प्राइम नंबर होगा ना तभी ये फील्ड बनाएगा। मतलब इसके यहाँ पर P जो है प्राइम होना चाहिए, 6 जो था प्राइम नंबर नहीं था। अगर मैं Z5 लेती, Z7 लेती, ये प्राइम नंबर लेती ना, Z11 ले लेती, प्राइम नंबर होता ना तब फील्ड बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। मैं इसका आपको प्रूफ भी करा दूंगी। क्लियर है? तो अभी तो आप इसको याद करें ऐसे ही, ठीक है, मैं प्रूफ भी करा दूंगी। ये लो, अब देखो आपका होमवर्क दिया है मैंने कि शो दैट Z5 जो है वो फील्ड बनाता है। तो जैसे मैंने Z6 की टेबल्स बनाई, ऐसे ही आप Z5 की टेबल बनाना। आपकी बार आप देखोगे कि ना तो आपको कोई जीरो डिवाइजर मिलता और आपको इन्वर्स हर चीज़ का मिल जाता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसको करने के लिए Z5 की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एक टेबल बनेगी और एक Z5 माइनस 0 की मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के साथ एक टेबल बनेगी। ठीक है, क्योंकि फील्ड ही शो करना है तो 0 को हटा के टेबल बना लेना, इनकी टेबल बनाना और शो करना कि ये एबिलियन ग्रुप्स बना रहे हैं, तो आपकी ये फील्ड बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये अपने आप करेंगे। अब देखो मैं फील्ड की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि जो फील्ड होती है ना उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। जैसे ऊपर हमारा Z6 के पास जीरो डिवाइजर आ गया था, इसीलिए उसने फील्ड नहीं बनाई। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि फील्ड होगा तो जीरो डिवाइजर नहीं होगा उसके पास। प्रूफ देखो, मैंने लिया लेट एफ बी एनी फील्ड। ठीक है, दो ऑपरेशन ले ली, प्लस और डॉट। मुझे शो करना है कि एफ के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब अगर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट तो जरूर जीरो होगा। नो जीरो डिवाइजर लिखा है। ठीक है, तो मैंने लिए दो एलिमेंट ले लिए एफ के अंदर और उनका प्रोडक्ट जो था मैंने जीरो ले लिया। अब मुझे शो करना है कि या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा। तो सपोज कर लो मैंने माना ए तो जीरो नहीं है, अगर ए जीरो नहीं है तो फिर बी श्योरली जीरो होना चाहिए। ये मुझे प्रूफ करना पड़ जाएगा। तो देखो कैसे करूंगी मैं। अगर ए नॉन जीरो है तो आपको पता है एफ तो फील्ड है। फील्ड की डेफिनेशन कहती है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मेरे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि ए फील्ड का एलिमेंट है और ये नॉन जीरो है, और फील्ड कहती है नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब मैंने क्या किया, ये देखो, ये जहां मेरी पेंसिल है ये ए बी इक्वल टू जीरो, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। नाउ ए बी इक्वल टू जीरो को कंसीडर करो, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से दोनों साइड पर। तो मैंने ए इनवर्स से दोनों साइड पर इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्री मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली जो साइड जहां मेरी पेंसिल है लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा लो, क्योंकि फील्ड है तो एसोसिएटिविटी तो है ही उसके पास। एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर, तो मैंने अभी तो ब्रैकेट ए बी पे लगा रखी है, अब आप ए इनवर्स ए पे लगा दो। तो आपने ए इनवर्स ए पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो ए इनवर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ गया आपके पास, और इधर ए इनवर्स ए क्या होगा आपको पता है, आइडेंटिटी होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो ए इनवर्स ए क्या आ गया, 1 आ गया। अब यूनिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आएगा। तो 1 डॉट बी आ गया बी, तो मेरे पास आ गया बी इक्वल टू जीरो। मुझे यही प्रूफ करना था कि अगर ए बी जीरो है, ए जीरो नहीं है तो बी तो जीरो जरूर होगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो है वो
ये फील्ड के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करूंगी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। जो चीज फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन जरूर होगी। तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन है तो कोई जरूरी नहीं वो फील्ड होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे ये हम। तो मैंने माना कि लेट आर प्लस डॉट बी एनी फील्ड। अगर ये फील्ड है, मुझे शो करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन कहती है इट शुड बी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। बाकी तो सब कुछ ले लेता है। ये देखो, फील्ड के पास तो वैसे ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। फील्ड है तो ये अपने आप कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो बना ही देगा। तो इंटीग्रल डोमेन की आधी प्रॉपर्टी तो प्रूफ ही हो गई। ठीक है, देखो हमने ऊपर अबव थ्योरम में प्रूफ किया कि अगर कोई फील्ड है तो उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। तो मुझे पता चला आर एक फील्ड है और फील्ड के पास जीरो डिवाइजर नहीं होते, तो आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, दूसरा आर फील्ड है। फील्ड की डेफिनेशन कहती है कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो होगा ही होगा। तो आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी आ गया। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी? रिकॉल कीजिए डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन कहता है इट शुड बी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इट शुड हैव नो डिवाइजर्स। तो मेरे को तो दोनों चीजें मिल गई। आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और आर हैज नो जीरो डिवाइजर। तो दोनों को मिक्स किया तो मुझे क्या मिला? आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो मुझे पता चल गया आर इंटीग्रल डोमेन है। तो बच्चों जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय द अबव थ्योरम आर बीइंग अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, तो ये चीज आप ऊपर वाली थ्योरम यहाँ पे प्रूफ कर देना पहले कि आर के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। इसको डायरेक्ट यूज मत करना, ऊपर से प्रूफ कर देना। ठीक है, और फिर लिख देना कि फील्ड है तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो होगा, ये तो डेफिनेशन के अंदर ही है। तो हमें पता चला बच्चों आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब देखो कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैंने लिया काउंटर एग्जाम्पल z का। z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। ठीक है, ये जो होगा ना बेटा मेरा, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको इंटीग्रल डोमेन के लिए रियल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल्स, ये सब जो थे इंटीग्रल डोमेन थे। तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है बट ये फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है फील्ड? क्योंकि इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो 2 बिलोंग्स टू z, आपने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 1 आएगा। बट 1/2 तो इंटीजर नहीं है, ये तो रैशनल है। तो 1/2 इंटीजर नहीं था, इसलिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन z। इसकी वजह से z जो था आपका फील्ड बनने से रह गया। ठीक है, तो मुझे पता चला z जो है इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। अब आ जाइए, देखो बेटा हमने अभी सीखा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन और बट कन्वर्स नॉट ट्रू। तो मैं आपसे कहती हूँ कि किस केस में कन्वर्स ट्रू होगा? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दो कि कन्वर्स ट्रू हो जाए। तो मैंने आपसे कहा कि एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड सिर्फ तभी होगा जब वो फाइनाइट होगा। तो ये फाइनाइट वर्ड डालने से ऊपर की जो थ्योरम है ना उसका कन्वर्स ट्रू हो गया। बच्चों जब वाइवा वगैरह होता है ना तो वो ऐसे ही पूछते हैं कि क्या हर इंटीग्रल, क्या एवरी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है? बच्चा बोलेगा यस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। फिर वो पूछेंगे कन्वर्स ट्रू है, आप कहोगे नहीं है। फिर वो एग्जाम्पल पूछ लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल, आप वो भी दे दोगे। फिर वो पूछेंगे किस केस में कन्वर्स ट्रू होगा? तो आपको आंसर करना है कि जब इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगा तब वो कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो याद रखिए एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करना है? देखो हो गया ये। देखो मैंने मान लिया लेट डी बी यानी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। मुझे शो करना है डी इज अ फील्ड। अगर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या कह रही है? इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी होगा और इसके पास जीरो डिवाइजर होंगे और ये फाइनाइट भी होगा। तो इसके जैसे ही मैंने इंटीग्रल डोमेन वर्ड देखा, मैंने इंटीग्रल डोमेन की सारी प्रॉपर्टीज इस पर लिख डाली। क्या क्या? कि ये फाइनाइट है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी है इसके पास और ये फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। तो बताओ अब इसे फील्ड बनने से किसने रोका हुआ है? फील्ड कहती है कि हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए।
बस मैं अगर ये बात शो कर पाऊँ कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये फील्ड बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया डी का, तो मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पर शो दैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये मुझे शो करना है। तो मैंने कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया डी का, मैं शो करूंगी कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना, या तो ये वन ही होगा, ठीक है। अगर ये वन है तो आपको पता है वन का इन्वर्स तो वन ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो है, और वन जो है वो बिलोंग्स टू डी है, क्योंकि डी तो इंटीग्रल डोमेन विद था, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी था, तो वन श्योरली एन एलिमेंट ऑफ डी है। तो वन का तो इन्वर्स मुझे मिल गया। अब अदर देन वन जो एलिमेंट है ना, उनका भी इन्वर्स होना चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए नॉट इक्वल टू वन। अब आप देखो, ये ना बड़ा अच्छा तरीका होता है ऐसे क्लोजर बनाने का। देखो ए एक एलिमेंट है डी का, मैंने दूसरा एलिमेंट भी सेम ही मान लिया ए, तो क्लोजर क्या कहती है, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी डी में होगा। और क्लोजर क्यों होल्ड कर रही है, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन में है, तो ए स्क्वायर भी डी के अंदर आ गया, ठीक है, बाय क्लोजर इन डी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ए स्क्वायर भी डी में आ गया। अब दो एलिमेंट ले लो, एक ए और एक ए स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो ए क्यूब भी आ जाएगा। अब तीसरा क्या करो, ए क्यूब और ए ले लो, तो फिर ए फोर भी आ जाएगा। तो ऐसे करते जाओ, ए स्क्वायर, ए फोर, ए फाइव, सारे जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के सारे एलिमेंट डी के अंदर आ गए। बट डी क्या था, डी तो फाइनाइट था, तो ऐसे तो ये चलता चला जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट है, सो दीज नंबर्स, ये जो नंबर, ये जो एलिमेंट्स लिख लो, सो दीज एलिमेंट्स मस्ट बी रिपीटिंग, ये जो नंबर है ये बीच में कहीं ना कहीं रिपीट होने जरूर स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि अगर ये रिपीट नहीं हुए, सारे डिस्टिंक्ट हुए, तो डी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, डी तो फाइनाइट है, तो इसका मतलब दीज नंबर्स मस्ट बी रिपीटिंग। तो मैंने मान लिया, सपोज कर लो कोई ए आई कोई ए जे के बराबर था। अब बेटा ए आई और ए, ये आई और जे तो नंबर्स हैं, 2 3 4 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है कोई एक तो जरूर बड़ा होगा, ठीक है, या तो आई बड़ा है या जे बड़ा है। तो मैंने मान लिया आई बड़ा है, ठीक है, आई ग्रेटर देन जे, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। किसी बच्चे ने जे ग्रेटर देन आई मान लिया तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये अगर आई बड़ा है तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। देखो आई के अंदर मैंने माइनस जे और प्लस जे दोनों कर लिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको मैंने बेस सेम है तो वो जो होती है वो वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये ए जे और ए आई माइनस जे में ब्रेक कर लिया। और इस ए जे को मैं लिख सकती हूँ ए जे इंटू वन, क्योंकि आपको पता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो यूनिटी इसके पास है, तो ए जे को किसी भी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस आता है, तो वन तो था यहाँ पे, बिकॉज मैं लिख देती हूँ वन बिलोंग्स टू डी। अब देखो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन जहां मेरी पेंसिल है इसके अंदर क्या होगा, दोनों तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड पे ए जे आ गया, तो राइट कैंसिलेशन लॉज और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसका प्रूफ आपको अभी नहीं कराया, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको करा दूंगी कि रिंग के अंदर कोई भी चीज़ अगर रिंग है तो रिंग के अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और आपका राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं, मैं करा दूंगी प्रूफ आपको, ठीक है। तो ये ए जे और ए जे दोनों तरफ सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा ए आई माइनस जे इक्वल टू वन आ गया। अब इसको मैंने फिर से थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ए आई माइनस जे माइनस वन और इधर वन, देखो मैंने मतलब माइनस वन और प्लस वन दोनों कर दिए इसकी पावर में, और उसको तोड़ के लिख लिया। मैं लिख सकती हूँ इसको हमेशा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ए को, ये ए है ना, इस ए को, ये वाला जो ए है, इस ए को अगर मैं ए आई माइनस जे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वन आता है। तो यही तो प्रॉपर्टी है इनवर्स की। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वन, यही तो होती है कि ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वन आ जाए। तो मेरे को पता चला ए को मैं ए आई माइनस जे माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो वन आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैडम ने एक साइड शो करी है दूसरी नहीं करी, दूसरी साइड अपने आप होल्ड करेगी क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, इट इज अ कॉम्यूटेटिविटी रिंग, ठीक है। तो मुझे पता चला ए आई माइनस जे माइनस वन जो है ये इनवर्स आ गया ए का, ठीक है। मैं लिख देती हूँ अदर्स ऑल्सो ए वन इंटू ए आई माइनस जे माइनस वन इक्वल टू वन बाय कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है तो दूसरी साइड भी होल्ड कर रही है। तो मुझे पता चल गया ए आई माइनस जे माइनस वन जो है इनवर्स है ए का, तो इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ए क्या था, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट था, कोई भी आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट था,
ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ सिंस ए इज एनी आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी विच पोजेस इनवर्स, इसका मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा डी का उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मुझे यही बात शो करनी थी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहाँ तक मैंने आपको प्रूफ कराया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अब एक और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कर लो जो मैंने आपको बताई भी आज ऊपर रिमार्क में, कि जेड पी जो होता है वो एडिशन मॉड्यूलो पी और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी के साथ फील्ड बनाता है। अब जेड पी के एलिमेंट क्या होंगे, देखो 0 1 2 3 से लेकर p माइनस 1, और ये कब फील्ड बनाएगा, जब p प्राइम होगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ है, तो कन्वर्स भी होल्ड करता है। तो देखो बहुत आसान सा प्रूफ है। मैंने लिया, सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये फील्ड है, मैं शो करूंगी कि p प्राइम है। तो देखो मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ लेके आऊंगी, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सपोज कर लो p प्राइम नहीं है। अब बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वो खुद और एक वन, मतलब इट कैन नेवर बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है ना, जैसे 5 है तो 5 को आप 5 इंटू वन ही लिख सकते हो, और कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता आपको, 5 प्राइम नंबर है। बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को आप दो अलग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिख पाते हो। ठीक है, तो 5 एक मैंने लिया कि p प्राइम नहीं है। अगर p प्राइम नहीं है तो p दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, और वो दो एलिमेंट क्या होंगे, 1 से अलग होने चाहिए और p से भी अलग होने चाहिए, और 1 और p के बीच में होने चाहिए। यही प्रॉपर्टी बन गई p नॉट प्राइम की। तो आप खुद देखो, अगर a और b को मल्टीप्लाई करके p आ रहा है, तो जब उसका मॉड्यूलो लेना होगा तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिवाइड इट बाई p एंड टेक द रिमाइंडर। तो जब a b को मल्टीप्लाई किया, आई विल डिवाइड इट बाई p एंड टेक द रिमाइंडर। तो a b तो खुद ही p था, तो जब p बाई p किया तो मेरा क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हर वो चीज जो मल्टीपल ऑफ p होगी उसका रिमाइंडर 0 आएगा। देखो इधर आपने a और b दो नंबर लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय p किया, टेक द रिमाइंडर। तो देखो मैंने p को ये किया। ठीक है, तो ये a b तो खुद ही p था आपके पास, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p वन जा p गया ना, तो ये a b तो खुद ही p है आपके पास, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। क्लियर है बच्चों, तो मेरे पास ये आ गया a मॉड्यूलो p जो है, मैंने ये वाली चीज आ जाएगी आपके पास 0। याद रखिए मॉड्यूलो के अंदर सबसे बड़ी बात है, जब दोनों आपस में p का ही मल्टीपल होंगे तो रिमाइंडर 0 देंगे। क्लियर, तो मुझे पता चला कि a भी नॉन जीरो एलिमेंट है, b भी नॉन जीरो एलिमेंट है, और उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 मिल रहा है। ये डेफिनेशन किसकी है, दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 0 मिलना मीन्स कि ये जीरो डिवाइजर पोजेस करता है। तो ZP हैज जीरो डिवाइजर। जिसके पास जीरो डिवाइजर है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की तो डेफिनेशन ही कह रही थी कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम डी जीरो डिवाइजर। बट इसके पास तो आ गए जीरो डिवाइजर, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी अभी ऊपर थ्योरम कराई है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये याद रखना। तो अगर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो नॉट एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स नॉट अ फील्ड, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं इसको। नॉट एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स नॉट अ फील्ड, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो मुझे पता चला कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये फील्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, पर तो मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि मैं तो मान के चल रही थी फील्ड है, तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। मैंने एजम्पशन कर रखी थी कि p प्राइम नहीं है, तो मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो p प्राइम आ गया। क्लियर, अब इसका कन्वर्स देखो। कन्वर्स में मैंने माना कि p प्राइम है, मैं शो करूंगी कि ZP एक फील्ड है। तो देखो मेरे पास मुझे शो करना है सबसे पहले कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन दैट इट इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। मुझे सबसे पहले शो करना है कि ये फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। तो देखो मैंने जीरो डिवाइजर से फ्री करने के लिए पहले कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लूंगी ZP के, और उनका प्रोडक्ट लूंगी 0। तो मैंने लिया a और b, कोई भी दो एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे को 0 मिल रहा है, और ये a और b किसके एलिमेंट है, ZP के एलिमेंट है। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, और मॉड्यूलो है तो इसका मतलब उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय p किया, टेक द रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। तो कब होगा रिमाइंडर 0, कब आएगा, जब a b मल्टीपल होगा p का। अभी अभी सिखाया था आपको। ठीक है, अगर a b मल्टीपल है p का, यानी कि a b कैन बी रिटर्न एज p इंटू सम इंटीजर।
यानी कि P क्या हो गया, डिवाइड्स AB। बेटा डिवाइड की डेफिनेशन है ये, मैं दोबारा से सिखा दूंगा आपको जरा। यहाँ पे देखो x डिवाइड्स y, इसका क्या मतलब होता है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू के। ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर, k बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ p आ गया। तो इसका मतलब p डिवाइड्स ए बी आ गया, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू p इंटू समथिंग बन जाएगा। ठीक है, अब प्राइम की डेफिनेशन है कि p डिवाइड्स ए बी देन इम्प्लाइज p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b। ये प्राइम की डेफिनेशन है। प्राइम की डेफिनेशन होती है p अगर दो नंबर ऐसे p डिवाइड्स ए बी इम्प्लाइज p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b। ये प्राइम की डेफिनेशन है, ये लर्न होनी चाहिए बच्चों डेफिनेशन। अब देखो p अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू p इंटू सम इंटीजर, यानी कि a इज अ मल्टीपल ऑफ p, और p डिवाइड b कर रहा है तो b इज अ मल्टीपल ऑफ p। अगर ये मल्टीपल हुए p के, तो जब आपने ले रखा है कि p प्राइम है, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर है तो इट कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स अदर देन जीरो। ठीक है, ये मतलब वन या अपने आप सॉरी अदर देन जीरो नहीं, वन और p के अलावा किसी का मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता था, बट मेरा तो लिखा जा रहा है। इसका मतलब a और b जीरो ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो a b जीरो आ गया, b भी जीरो आ गया। तो मुझे पता चला कि अगर a b जीरो है तो ए बी जीरो, या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। इसका मतलब फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। अगर फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर होता है तो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। तो जेड पी बन गया इंटीग्रल डोमेन। ऑल्सो जेड पी जो है फाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इसके पास, और हमें पता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड होता है। तो मैंने शो किया जेड पी इंटीग्रल डोमेन है, और मैंने शो किया कि मेरे को पता है कि जेड पी फाइनाइट है। दोनों को इकट्ठा किया तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो मेरे पास आ गया जेड पी इज अ फील्ड। ठीक है बच्चों, काफी लंबा लेक्चर हो गया, मैंने फील्ड की काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको इसमें करा दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और आगे चैप्टर को चलाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।